बेटी की सतरंगी शादी। मालिक, बहुत रात हो गई है। अभी तक मनीषा बिटिया दफ्तर से घर नहीं आई। अरे डोंट वरी रामू, आ जाएगी। समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, ऊपर से अपने फौजी बाप की तरफ बहादुर भी है। तुम जाकर खाना लगाओ रामू, वो आती ही होगी। जी मालिक। मनीषा मनोहर की इकलौती बेटी थी। मनीषा की माँ का उसके बचपन में ही स्वर्गवास होने और मनोहर के फौजी होने के कारण मनोहर ने अपनी बेटी को बिल्कुल लड़कों के जैसा ही पाला था। उस दिन देर रात को मनीषा का इंतजार करते हुए मनोहर और उसका नौकर रामू बात कर ही रहे थे कि मनीषा अपनी कार में ऑफिस से घर आती है। अरे रामू काका, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। और कल मेरे कुछ खास क्लाइंट्स घर पर लंच के लिए भी आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा बना देना। और बताओ मनीषा बेटा, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? एकदम जबरदस्त चल रहा है पापा। इनफैक्ट कल की प्रेजेंटेशन में तो मैंने 2 करोड़ की डील फाइनल कर दी और अगले हफ्ते हमारी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। पता है पापा, मुझे इसका हेड बनाया जा रहा है। अरे वो ये हुई ना मेरी शेर बेटे वाली बात। वेरी गुड बेटा। रामू उस घर में पिछले 28 साल से नौकरी कर रहा था, तो वो घर के सदस्य जैसा ही था। रामू मनीषा को चिढ़ाते हुए कहता है, मनीषा बिटिया, आप कल बाजार से थोड़ी सब्जियां लेकर आओगी? कल तो आपके दफ्तर की छुट्टी भी है। काका, मैं आपको अपना मोबाइल दे देती हूँ, आप ऑनलाइन सब्जियाँ मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगी। वो क्या है कि मुझे घर के कामों से थोड़ी एलर्जी है। ठीक है बिटिया। 2 हफ्ते बाद मनोहर को उसके दोस्त किशन का फोन आता है। अरे मनोहर, हमारी मनीषा बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है दुबई में। तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं? हाँ, रिश्ते की बात तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन लड़के वालों की कुछ शर्तें भी तो होंगी ना, मतबला, लेन देन वगैरह। अरे यार, लेन देन जैसी तो कोई शर्त नहीं है उनकी। बस लड़की पढ़ी लिखी और घरेलू होनी चाहिए, जो कि यहाँ इंडिया में अपने सास ससुर की सेवा करे और घर संभाल सके। अरे यार किशन, तू तो मनीषा को जानता ही है। पढ़ी लिखी और जिम्मेदार तो है वो, लेकिन घर के नहीं बाहर के कामों में मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। लेकिन फिर भी मैं उसे पूछ के बताता हूँ तुझे। मनोहर अपनी बेटी से उसके लिए आए रिश्ते की बात करता है और उसे लड़के वालों की शर्त के बारे में भी बताता है, जिस पर मनीषा कहती है, पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपने मुझे पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। क्या इस दिन के लिए कि एक दिन मैं शादी करके किसी का घर संभालूं? ना, मुझे नहीं करनी शादी वादी, आप मना कर दो उन्हें। इतना कहकर मनीषा घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है, जो उसे बाकी फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। मनीषा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस रिश्ते की बात से हुए खराब मूड को बदलने के लिए वो चली जाती है। मनीषा और उसके दोस्त एक टेबल पर बैठे होते हैं कि उसकी नजर उसी रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे एक लड़के पर पड़ती है, जो मनीषा की फेवरेट धुन बजा रहा होता है। मनीषा झट से सारी बातें भूलकर उस गिटार की धुन में खो जाती है। थोड़ी देर बाद सब उस लड़के की परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते हैं, तो मनीषा भी स्माइल करके तालियां बजाने लगती है। उसी शाम जब मनीषा घर जा रही होती है, तो उसे वही लड़का दिखता है जो रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहा था। वो अपनी गाड़ी रोककर उससे पूछती है कि हाय, तुम वही हो ना जो थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे थे? आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर टैलेंट। एक्चुअली वो मेरी फेवरेट धुन थी। जी थैंक यू। ये मेरा शौक भी है और इससे मेरी थोड़ी बहुत गुजारे लायक कमाई भी हो जाती है। अच्छा, और क्या करती हो? जी मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ, और कॉफी के अलावा भी बहुत कुछ। एक्चुअली मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है
और खाली समय में या तो मैं गिटार बजाता हूँ या फिर कुकिंग करता हूँ। इसी तरह बहुत देर तक बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और फिर धीरे धीरे पहले उनके बीच गहरी दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। फिर एक समय आता है जब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। मनीषा अपने पापा को गौतम के बारे में सब बताती है। मनोहर को गौतम बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए वो हाँ कह देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और एक दिन, अरे गौतम बेटा, क्या बात है, बहू रानी तो आते ही दफ्तर जाने लगी। सुबह जाती है, देर रात को आती है, और तू घर पे रहता है, तो घर भी तुझे ही तो संभालना पड़ता होगा ना अभी। जी आंटी जी, वो मेरा काम कुछ कम ही चल रहा है और घर चलाने के लिए किसी को तो दफ्तर जाना ही पड़ेगा ना, तो मनीषा ही चली जाती है और मैं घर पे रहकर सारा दिन करूँगा क्या, तो घर ही संभाल लेता हूँ। हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, लेकिन समाज को क्या कहेगा? समाज के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अच्छा, मैं तो चलती हूँ बेटा। रात को मनीषा घर आती है तो गौतम उसे कहता है कि सुनो, आज हरलीन आंटी आई थी, कह रही थी कि आसपास के लोग बातें बनाने लगे हैं कि तुम मर्दों की तरह काम पे जाती हो और मैं औरतों की तरह घर संभाल रहा हूँ। हाँ, पर तुम तो जानती ही हो ना कि मैं शादी से पहले से जॉब कर रही हूँ, तो फिर अब अचानक से मैं खुद को कैसे बदलूं? एक काम करते हैं, तुम कुछ महीनों के लिए घर से ही ऑनलाइन सारा काम कर लो और हो सके तो घर के काम ट्राई भी कर लो, और मैं बाहर जाकर अपने लिए पक्की नौकरी ढूंढता हूँ। मनीषा मान जाती है और फिर शुरू होती है उनकी नई दिनचर्या। ये लो गौतम, तुम्हारा नाश्ता, चाय और टोस्ट। ये टोस्ट है या किसी नक्शे का काला प्रिंट आउट? अरे मेरी माँ चाय में चीनी डालते हैं, नमक नहीं। ठीक है, मैं क्या करूं? चीनी और नमक एक जैसे ही तो दिखते हैं ना। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना ऐसे ही जाओ। अच्छा, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है? क्या काम आता है तुम्हें? जी, मैंने वैसे तो बीकॉम किया है, लेकिन काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मुझे ये डिग्री करवा दी थी। मुझे तो गिटार बजाना ही पसंद है सर। ठीक है मिस्टर गौतम, जब हमारी कंपनी को किसी गिटार परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी तब आपको बुला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं। जॉब ना मिलने के दुख में मुख लटकाए गौतम घर आता है तो देखता है कि अरे ये क्या मनीषा, सारा घर बिखरा पड़ा है और ये किचन की ये हाल। अरे सब ठीक तो है ना? सब ठीक है गौतम, बस मुझे भूख लगी थी तो सोचा कुछ बना के खा लूं, लेकिन मुझे कोई सामान मिल ही नहीं रहा था और फिर पता चला कि गैस भी खत्म हो गई है और मुझे सिलेंडर बदलना नहीं आता। अच्छा, क्यों ना हम बाहर से ही खाना मंगवा ले? हाँ, अच्छा ये तो बताओ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, मुझे नौकरी नहीं मिली, लगता भी नहीं कि मिलेगी कभी। दोनों उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हंस पड़ते हैं। मुझे लगता है हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छे से आता है। कल से मैं ही ऑफिस जाया करूंगी और मैं हमारा ये प्यारा सा घर संभालूंगा। लुधियाना के सुनील और उसकी बीवी रीटा एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक दिन रीटा की भाभी उसके घर आती है। रीटा, तुझे तो पता है तेरा भाई कुछ नहीं करता, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी, बेटी भी बड़ी हो गई है, तू तो बुआ है, कुछ मदद कर सकती है तो कर देना। कहाँ पैसे हैं भाभी, बस समझ लो किसी तरह हम लोग भी दिन काट रहे हैं। 2 ही तो कार है और मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, अब उसके लिए कार लेनी है तो 10 लाख का खर्चा तो लग ही जाएगा। तभी वहाँ सुनील आ जाता है। अरे शशि, क्या है, तू हमेशा पैसों के लिए परेशान क्यों रहती है? वैसे क्या जरूरत थी बेटे की शादी इतने बड़े घर में तय करने की? अरे पैसे नहीं थे तो ऐसे ही कर देती कहीं शादी। इतने बड़े होटल में क्यों कर रही है शादी? लेकिन यहाँ तो मामला शादी का है,
डेट तय है। दरअसल तेरे भतीजे के पीएफ के पैसे आने हैं, पर उसमें देर हो रही है। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी। ठीक है, हम लोग सोचकर बताएंगे। तभी वहाँ भतीजा आ जाता है। फूफा जी, आप लोग ही मदद कर सकते हैं, वरना तो कैसे काम होगा समझ में ही नहीं आ रहा। मैं वादा करता हूँ जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आप लोगों को वापस कर दूंगा। हाँ भाई ठीक है। अब देख भाई, हमारे लड़के तो सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं, ना कमाते हैं ना कुछ कमाने की इच्छा रखता है। लेकिन चल ये ले, कितने पैसे चाहिए? जी 4 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन पैसे ध्यान से वक्त पर वापस लौटा देना। सुनील मुसीबत के वक्त बीवी के भतीजे की मदद तो कर देता है, लेकिन उन लोगों के जाने के बाद देख ले रीटा, तेरे मायके वालों ने मांगा तो दे दिया, वरना इन लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं है। अरे क्यों भरोसा नहीं है? इससे पहले तो कभी इन लोगों ने आपसे मदद भी नहीं ली। हाँ ली तो नहीं, लेकिन पैसे की किल्लत ही रहती है ना इन लोगों के पास। अरे ठीक है ना, नहीं लौटा पाए तो भतीजे के ससुराल से निकाल देंगे। सुना है बड़े घर में शादी हो रही है। सुनील और रीटा पैसे तो दे देते हैं, लेकिन अगले रोज ही। हाँ भाई साले साहब, क्या हाल है? ठीक हूँ जीजा जी। क्या बात है, सालों बाद आपका फोन, जरूर कोई बात होगी, बताइए ना। अरे वो तेरी बड़ी भाभी आई थी, बेटी की शादी कर रही है ना, तो पैसे लेने के लिए मैंने दे दिए 4 लाख। सोचा भाई किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है, पुण्य मिल जाएगा। अच्छा किया जीजा जी, उनका बेटा बहुत मेहनती है, जल्द ही लौटा भी देगा। वहीं रीटा भी फोन करके हर किसी को पैसे देने की बात करती है। रीटा की भाभी शशि के पास उसके भाई का फोन आता है। तूने सुनील से पैसा लिया है क्या? नहीं भाई, सिर्फ बात की है, बोल तो रहा है कि दे देगा। वो लोग मदद करने वालों में से नहीं है, और मदद कर भी दे लेकिन समाज में गा गा कर हालत बुरी कर देते हैं। अब गाने दीजिए ना भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बेटी की अगले हफ्ते शादी जो है। शशि की बेटी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। हाँ भाई, शादी तो हो गई हम लोगों की दुआ से। अब देख, ऐसा ही फायदा होता है पैसे वाले रिश्तेदार हो तो। तेरे वक्त पर हम कैसे खड़े हो गए थे, लेकिन अब पैसा लौटा दे भाई। जी मैंने पीएफ के लिए अप्लाई कर दिया था, उसकी नोटिफिकेशंस मैं आपको भी भेज देता हूँ। मुझे लगता है 10 दिन में पैसे आ जाना चाहिए। जैसे ही पैसा आएगा मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। और ना जी ना, कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए पैसा। अब ठीक है अंकल, बस 10 दिन का समय दे दीजिए। अभी हफ्ता भी पूरा नहीं होता कि भतीजी के पास उसके गांव के दूर के चाचा का फोन आता है। अरे बेटा क्या बात है, सुनील के कोई पैसे ले रखे हैं तो दे क्यों नहीं देता? हाँ चाचा जी, बात तो हुई थी, 10 दिन का वक्त मांगा है, उम्मीद है हो ही जाएगा। अरे फोन कर रहा है, रोज बता रहा था कि बेटी की शादी में मदद की थी। अब क्या है ना, भले ही शादी 10 दिन रोक देते, लेकिन सुनील से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। याद है ना, मधु की मदद करके कितना बदनाम कर दिया था उसने पूरे घर को सोसाइटी में। हाँ चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था कि उन लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। कई लोगों के फोन आ चुके हैं। वही रीटा अपनी भाभी को फोन कर देती है। क्या है भाभी, कब पैसे लौटाओगी? पता है ना ये कितना बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने पर मैंने पैसे दिए हैं। भाभी अब तो आपके बेटे की कार बेच दो और हम लोगों के पैसे दे दो। अरे लेकिन रीटा, बात तो 3 महीने की हुई थी ना, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए पैसा लिए, थोड़ा तो सब्र करो। नहीं नहीं भाभी, वैसे मेरा बेटा टिक्कू आ रहा है आप लोगों के घर रहने के लिए, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, समझी? भाभी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बेटे से बात करती है। अरे माँ, इन लोगों से मदद लेकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कैसे इन लोगों के पैसे जल्द से जल्द दे दूं। तभी डोरबेल बजती है और रीटा का बेटा टिक्कू घर में आता है। आओ बेटा, मामी के घर पहली बार आए हो रहने? आप पापा बोल रहे थे कि आप लोग पैसे का ब्याज तो दे नहीं पाओगे, तो तब तक मैं यहीं रह लूं। और हाँ, मैं एसी के बिना नहीं सो पाता।
आप लोग अपना देख लेना और पैसे जल्दी लौटा देना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। रीटा का फोन शशि के पास आता है। भाभी, पैसे कब तक दोगे? बेटे की विदाई के बाद शशि के घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वो हर वक्त बेटे से उसके पीएफ के पैसे पूछती, और पीएफ यानी कि सरकारी काम। आजकल में पूरा 1 महीना और बीत जाता है। भाभी, मैं और ये अमेरिका जा रहे हैं, घूमने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। रीटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कर दूं, लेकिन पक्का नहीं बोल सकती। तभी सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। देख माना 3 महीने की बात हुई थी पैसे लौटाने के लिए, लेकिन अभी मुझे पैसों की काफी जरूरत है। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो पैसे मैंने किसी से ब्याज में पकड़ लिए हैं। तू हर महीने 4 लाख का 20,000 ब्याज डाल देना मेरे अकाउंट में। सुनील फोन रख देता है, लेकिन भतीजा काफी परेशान हो जाता है। वो ऑफिस से शाम को घर आता है कि माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? बेटा माँ को सारी बात बता देता है। माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है कि तभी बेटे का मोबाइल पर मैसेज बजता है। माँ पीएफ के पैसे आ गए। और वो ऑनलाइन ही सुनील के पैसे वापस कर देता है। भला हो भगवान का। लेकिन आज एक बात तो समझ में आ गई, मदद हमेशा उन लोगों से लो जो मदद के बदले आपसे मदद में दी गई रकम ही वापस लें, ना कि समाज में आपकी इज्जत।